हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्लियर जीआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपके बीएफएम का जो मॉड्यूल ए है उसका यूनिट 2 सेकेंड चैप्टर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम उसका थर्ड। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट, इसके पहले हमने इसी चैप्टर के 2 वीडियो रिलीज़ किए हैं, तो पहले वो वीडियो आप देखिएगा ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर रहे। ठीक है, सो बिफोर वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। ठीक है, सी लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर हम जो पैसे रेमिट करते हैं ना, उसमें करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि प्राइवेट विजिट कोई कंट्री को अगर करनी है, ठीक है, जैसे कि अदर दैन नेपाल और भूटान, तो कितने पैसे आप लेके जा सकते हो, तो ₹50,000 तक आप लेके जा सकते हो। ठीक है, और जो अनयूटिलाइज फॉरेन एक्सचेंज आपके पास बचा है, जो कि आपने लेके आप फॉरेन कंट्री में वो लेके गए लेकिन वो यूज़ नहीं हुआ, तो आपको वो ऑथराइज डीलर को विदिन 180 डेज़ में रिटर्न करना है। ठीक है, अगर नहीं करते हो तो वो कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा टू द एक्ट। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा कि कौन सी कंट्री में जाने के लिए आपको कितने पैसे अलाउड है, कितना रेमिटेंस अलाउड है। ठीक है, हज पिलग्रिमेज के लिए जाना है तो कैसा है। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ ईरान, रशियन फेडरेशन में जाने के लिए कैसा है। ठीक है, इराक और लिबिया में अगर ट्रैवल करना है तो कितना चाहिए, और अदर कंट्री अदर देन स्पेसिफाइड दीज अबाउ अगर जाना है तो कितना चाहिए। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था स्टूडेंट्स। उसके बाद में हमने देखा था कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, अगर उसे आपको गिफ्ट में पैसे भेजने हैं तो ही शुड बी योर रिलेटिव। तो रिलेटिव के अंडर कौन से पर्सन आते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में रिलेटिव को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो रिलेटिव एक तो आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का अगर मेंबर है तो भी वो रिलेटिव के केस में आता है, अगर हस्बैंड वाइफ है तो भी रिलेटिव के केस में आता है। फिर जो भी अदर पीपल जो प्रिस्क्राइब्ड है एक्ट में, जैसे कि फादर है, स्टेप फादर, मदर, स्टेप मदर, सन, स्टेप सन, डॉटर, स्टेप डॉटर्स, नॉट स्टेप डॉटर इज नॉट हियर, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, ब्रदर, स्टेप ब्रदर, सिस्टर, स्टेप सिस्टर। ठीक है, तो ये सब लोग थे जो कि इंक्लूडेड थे। उसके बाद में हमने देखा था कि कौन से ऐसे रिलेटिव्स है जो कि एक्सक्लूडेड है, इसका ये लिस्ट था। तो आई वुड सजेस्ट आप ये बड़ा सा लिस्ट याद रखने से अच्छा ये याद रखो, ताकि ये लिस्ट से बाहर अगर कोई भी रिलेशन आता है तो वो एक्सक्लूडेड है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में हमने देखा था स्टूडेंट्स कि अगर आप बाहर के कंट्री में जा रहे हो तो उसकी करेंसी में ही आपको वहाँ पे ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। इन्हीं सब चीज़ों से कनेक्ट करके आज आगे चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए, डोनेशन टू अ पर्सन आउटसाइड इंडिया और टू द ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड इंडिया। तो जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर जो भी करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस है ना स्टूडेंट्स, उसके अंदर ये भी चीज़ आती है। ये हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में जो पर्सन आउटसाइड इंडिया या ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड इंडिया को भी अगर आप डोनेशन देते हो तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं इमिग्रेशन एज प्रिस्क्राइब बाय कंट्री ऑफ इमिग्रेशन। नाउ समझिए स्टूडेंट्स, इमिग्रेशन कॉन्सेप्ट क्या है। जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझता ना, तब तक आपको ये समझेगा नहीं कि उसके अंदर एक्चुअली कितना पैसा लेके जा सकते हैं। जब कोई भी कंट्री में कुछ प्रॉब्लम आता है या किसी भी रीज़न से आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना पड़ता है हमेशा के लिए, आपका जो स्टे है वो आप पूरा, मतलब जैसे कि अगर आप आज अमेरिका में रह रहे हो और कल आप इंडिया में शिफ्ट होते हो, या आज अगर आप इंडिया में रह रहे हो और कल अमेरिका में हमेशा के लिए अपना सब सामान घर बार बेच के पूरा हमेशा के लिए शिफ्ट हो रहे हो, तो वो केस को बोलते हैं इमिग्रेशन। ठीक है, तो ये इमिग्रेशन मतलब इसे आप हिंदी में स्थलांतरण ऐसा भी बोल सकते हैं ना, आप एक जगह से दूसरे जगह पे बेसिकली शिफ्ट हो रहे हो। ठीक है, तो अगर आप इमिग्रेशन करते हो, मतलब जैसे कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शिफ्टिंग करते हो, तो कितना पैसा अलाउड है। देखो स्टूडेंट्स, इमिग्रेशन के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अभी जो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था उसके बीच में भी काफ़ी सारे वहाँ के सिटीजन्स ने इमिग्रेशन किया था फॉर देयर सेफ्टी। ठीक है, लाइफ के सिक्योरिटी के लिए, या अगर कोई कंट्री में वॉर है या कोई कंट्री ठीक से प्रोग्रेस नहीं कर रही है, वहाँ पे बहुत गरीबी है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, भूखमरी है, तो वो भी रीज़न हो सकता है, वॉर रीज़न हो सकता है कि इमिग्रेशन हो वहाँ के सिटीजन्स का। तो देखते हैं क्या अमाउंट अलाउड है। फॉरेन एक्सचेंज बियॉन्ड ₹2,50,000 USD may be released
if it is required by the country of immigration for meeting any incidental expenses in the country of immigration subject to suitable documentary evidence submitted by the individual to the satisfaction of authorized dealer bank. This should not, however, be earning points or credits to become eligible for immigration by way of overseas investments in government bonds, lands, commercial enterprise, foreign bank guarantees towards the overseas employers and immigration not permitted. तो देखिए स्टूडेंट, समझिए, जब इमिग्रेशन आप कर रहे हो तो वो केस में 2,50,000 $US का जो भी नॉर्मल लिमिट है, जो रेमिटेंस का लिमिट है ना LRS के अंडर, मैक्सिमम कितना है 2,50,000, उसके ऊपर अगर आपको रेमिटेंस करना है तो वो केस में अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते हो जिससे जो ऑथोराइज डीलर बैंक है वो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ आप सच्ची में इमिग्रेशन कर रहे हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हमेशा के लिए शिफ्ट हो रहे हो, तो वो केस में वो आपको अलाउ करेगा $2,50,000 के ऊपर रेमिटेंस। लेकिन ये रेमिटेंस कौन से केसेस में एप्लीकेबल नहीं है वो भी देखिए। दिस शुड नॉट बी अर्निंग पॉइंट और क्रेडिट टू बिकम एलिजिबल फॉर इमिग्रेशन बाय वे ऑफ ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। अगर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स ओवरसीज़ के मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, वहाँ के लैंड में इन्वेस्ट करना है, कमर्शियल एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करना है, तो ये अलाउड नहीं है। वो केसेस में आपको ये $2,50,000 का लिमिट अलाउ आगे नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन के लिए चाहिए और आप करेक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते हो सुटेबल मतलब एज पर दैट शिफ्टिंग, तो आपको अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो फॉरेन बैंक गारंटीज टूवर्ड्स ओवरसीज एम्प्लॉयज़ और इमिग्रेशन नॉट परमिटेड। ठीक है, तो ये केस में फॉरेन बैंक की गारंटी भी नहीं चलेगी। अगर आप इनमें से किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये लिमिट एक्सीड नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक ठीक से समझा कि इमिग्रेशन के केस में कितना हो सकता है, $2,50,000 के ऊपर अलाउ किया जा सकता है, लेकिन आपको सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए ऑथोराइज डीलर बैंक को देने के लिए। ठीक है, ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए और वो आपको अलाउ करे। नेक्स्ट टॉपिक है गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली हम स्टूडेंट्स यहाँ पे देख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं कि LRS के अंडर करंट अकाउंट के अंडर कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं ना। तो अभी हमने पहले ऊपर क्या देखा, देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, डोनेशन टू अ पर्सन आउटसाइड इंडिया। अगर आप इंडिया के बाहर के पर्सन को डोनेशन दे रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के बाहर है वहाँ डोनेशन दे रहे हो, फिर अगर इमिग्रेशन कर रहे हो तो वो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आता है। देखो हमने पहले लेक्चर में देखा था ना स्टूडेंट्स, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि असेट और लायबिलिटी को अल्टर करता हो आपकी ऑफ अ पर्सन स्टेइंग इन इंडिया एंड उसकी असेट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया अगर ये होगी, और अगर कोई ऐसा पर्सन जिसकी असेट और लायबिलिटी इन इंडिया जो कि आउटसाइड रहता है और उसकी असेट लायबिलिटी इन इंडिया अगर अल्टर होती हो, तो वो केस में भी वो क्या होता था, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। मतलब असेट और लायबिलिटी अगर कोई भी पर्सन के ऑपोजिट केस में, इंडिया वाले की बाहर के साइड पे, ठीक है, अदर कंट्री में, और अदर कंट्री वाले की इंडिया में अगर अल्टर होती थी तो वो कौन सा था, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, आई होप आपको अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और अगर इनमें से बाहर आता है, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें असेट और लायबिलिटी अल्टर नहीं हो रही हो पर्सन अपोजिट केसेस में, मतलब इंडिया वाले आउटसाइड या आउटसाइड वाले की इंडिया में, तो वो सभी ट्रांजैक्शंस आते हैं किस में, वो सभी ट्रांजैक्शंस आते हैं स्टूडेंट्स करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के दायरे में कौन सी चीज़ें आती हैं। पहला है कि प्राइवेट विजिट आपको कोई भी कंट्री को करनी है इंडिया के बाहर के, तो ठीक है। फिर अगर आपको गिफ्ट देना है कि कोई भी पर्सन या रिलेटिव आउटसाइड इंडिया को। तीसरा था अगर आपको डोनेशन देना है पर्सन आउटसाइड इंडिया या ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड इंडिया। चौथा है इमिग्रेशन के केस में भी अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो। फिर पांचवा है गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए अब्रॉड जा रहे हो तो ये केस वाले भी जो भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे ये किसके अंडर आएंगे, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंडर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कौन सा आता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड। अभी क्लोज रिलेटिव कौन से डेफिनेशन में आते हैं स्टूडेंट्स, देखो सेक्शन 277 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आते हैं डेफिनेशन ऑफ क्लोज रिलेटिव। ठीक है, अभी हमने ऊपर जो देखी थी डेफिनेशन ना, यहाँ पे अभी जस्ट हमने रिवीजन की थी। देखो ये किसकी डेफिनेशन थी, ये थी नॉर्मल रिलेटिव की डेफिनेशन। ठीक है, नॉर्मल रिलेटिव की डेफिनेशन जिसको हम गिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन
अगर आपको क्लोज रिलेटिव की डेफिनेशन चाहिए ना, तो वो किसके अंडर आती है, कौन से एक्ट के अंदर डिफाइन होती है, सेक्शन 277 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर फॉरेन में आपके कोई क्लोज रिलेटिव्स है अब्रॉड में, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके सपोज कोई भी आपका सन है, डॉटर है जो कि बाहर पढ़ाई करने गए हैं, तो उनका डेली का एक्सपेंसेस, उनका रहने का, उनके कॉलेज के फीस, सभी चीज़ें, ठीक है, सभी चीज़ें, वो उनका मेंटेनेंस आएगा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के दायरे में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कौन सा आता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के दायरे में स्टूडेंट्स, परचेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट। अगर आप कोई भी आर्ट फॉरेन से परचेस कर रहे हो, देखो, सब्जेक्ट टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, resident individuals importing objects of art for personal purposes not connected with trade and commercial purpose। तो अगर आप फॉरेन से कुछ भी ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट ले रहे हो, लेकिन ये पर्सनल पर्पस के लिए, स्टूडेंट्स ये समझना कि ये पर्सनल पर्पस के लिए, अगर आप कोई भी, जैसे कि एक एग्जांपल है, कोई भी एक वास आप ले रहे हो, ठीक है, ऐसा कोई भी वास आपने ले लिया जो कि आपको घर में अपने रखना है, ठीक है, तो ये क्या है, आपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए लिया, ये कुछ भी आर्ट है, ठीक है, वहाँ का, कोई भी इसका आपने कमर्शियल या ट्रेड पर्पस के लिए आपने नहीं लिया, ठीक है, आपने इसे कमर्शियल या ट्रेड पर्पस के लिए नहीं लिया, पर्सनली सिर्फ यूज़ के लिए या घर में रखने के लिए पर्सनल वे में लिया, तो और वो सब्जेक्ट टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर उसके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके लिया, तो वो भी आता है किसके अंदर स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंडर, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है स्टूडेंट्स कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में कौन से चीज़ें आती है। फिर नेक्स्ट कौन सा आता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में, बिजनेस ट्रिप्स। नाउ समझिए कि बिजनेस ट्रिप्स के अंदर कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में आएगी। देखो, पहला है ट्रैवल फॉर बिजनेस। अगर आप बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, अपने खुद के, तो वो भी बिजनेस ट्रिप मानी जाएगी। दूसरा है अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस। अगर आप अपने बिजनेस के या अपने कंपनी के कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो फॉरेन में, अब्रॉड में, तो उसे भी कहेंगे बिजनेस ट्रिप। और तीसरा है स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। मतलब आपको कोई ऐसे, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या कोई भी बिजनेस फर्म में आप काम कर रहे हो और आप स्पेशली ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो ये तीन केसेस में अगर आप अब्रॉड ट्रैवल करते हो तो उसे कहेंगे बिजनेस ट्रिप। किससे, ट्रैवल फॉर बिजनेस, अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। तो ऐसे तीन केसेस में जो बिजनेस ट्रिप्स है उसके लिए जो भी एक्सपेंस होता है, ठीक है, उसे कहेंगे बिजनेस ट्रिप वाला एक्सपेंस। अभी देखिए, इफ़ एन एम्प्लॉई इज बीइंग डेप्यूटेड बाय एन एंटिटी फॉर द अबाउ एंड एक्सपेंसेस बोर्न बाय कंपनी, these are outside the purview of LRS and may be permitted without any limit। देखिए क्या है, अगर कोई भी एम्प्लॉय ये ऊपर दिए गए 3 रीजंस के केसेस में डेप्यूटेशन में जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ठीक है, डेप्यूटेशन में उसे कंपनी भेजती है बाहर फॉर दीज बिजनेस ट्रिप्स, और पूरा खर्चा कौन करेगी, एक्सपेंसेस बोर्न बाय कंपनी। अगर वो खर्चा कंपनी करेगी तो ऐसे ट्रांजैक्शंस LRS के परव्यू में नहीं आते, ऐसे ट्रांजैक्शंस लिबरलाइज रेमिटेंस के स्कीम के अंडर नहीं आएंगे और उसे कोई भी लिमिट के बिना अलाउ किया जाएगा फॉरेन में रेमिटेंस करने के लिए। क्यों, क्योंकि वो कंपनी कर रही है, वो रेमिटेंस कंपनी कर रही है, वहाँ पे अपने एम्प्लॉय को डेप्यूटेशन में भेज रही है खुद के पैसे से। क्यों डेप्यूटेशन पे भेज रही है, क्यों डेप्यूटेशन पे भेज रही है कंपनी, कंपनी डेप्यूटेशन पे इसीलिए भेज रही है ताकि वो अपने एम्प्लॉय से वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट काम करवा सके, ठीक है। और वो डेप्यूटेशन का रीज़न क्या क्या हो सकता है, इनमें से 3, मतलब बिजनेस के लिए, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए। अगर एम्प्लॉई बाहर जाता है तो वो केस में LRS के अंदर वो नहीं आता। मतलब LRS का जो लिमिट है ना $250,000 वाला, ये लिमिट उसे ये लिमिट के अंदर रहने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है वो ये लिमिट के बाहर भी चला जाए, अलाउड है। क्यों, क्योंकि वो कंपनी ही बेयर कर रही है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आया स्टूडेंट्स। अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड।
Authorized dealers may release foreign exchange up to amount of $250,000 or its equivalent per financial year without insisting on any estimate from hospital or doctor. ठीक है, तो अगर आपको अब्रॉड में कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी है तो $250,000 तक की जो रेमिटेंस है, अमाउंट है, पर फाइनेंशियल ईयर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अलाउ की जा सकती है. ठीक है, कि उसके लिए आपको कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर का एस्टीमेट, कुछ भी रिसिट या कुछ भी ऐसा प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए. लेकिन अगर अमाउंट उससे ज़्यादा है, फॉर द अमाउंट एक्सीडिंग द अबाव लिमिट, ऑथोराइज्ड डीलर में रिलीज फॉरेन एक्सचेंज अंडर जर्नल परमिशन बेस्ड ऑन एस्टीमेट दैट डॉक्टर इन इंडिया और हॉस्पिटल अब्रॉड. ठीक है, अ पर्सन हु हैज़ फॉल सिक आफ्टर प्रोसीडिंग अब्रॉड may also release foreign exchange by authorized dealer without seeking prior approval of RBI for the medical treatment outside India. In addition to above, an amount of rupees $250,000 per financial year is allowed to a person for accompanying as an attendant to the patient going abroad. ठीक है, इन सब का मतलब समझिए स्टूडेंट्स. अगर $250,000 तक का खर्चा होता है, $250,000 तक का, तो उसके लिए कुछ भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है. पर फाइनेंशियल ईयर में इतना एक्सपेंस अलाउ किया जाएगा. लेकिन अगर उससे अबाव, ये लिमिट के ऊपर अगर खर्चा जाता है तो वो केस में डॉक्टर का एस्टीमेट लगेगा, कंपलसरी लगेगा. ठीक है, परमिशन के लिए. क्योंकि अगर जब तक डॉक्टर, इंडिया वाला डॉक्टर या अब्रॉड वाला डॉक्टर या हॉस्पिटल ऐसा आपको एक पेपर पे, मतलब एक ऐसा एस्टीमेट लेके नहीं देगा, ठीक है, कि इतना इतना आपको एक्सपेंस होगा, तो तब तक ऑथोराइज डीलर, ऑथोराइज डीलिंग बैंक कैसे ट्रस्ट करेगी ना कि आपको इतना पैसा सच्ची में चाहिए या नहीं. ठीक है, और एक बात, अभी देखो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई पर्सन जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो सीरियस है. पर्सन अकेला तो नहीं जाएगा, उसके साथ में कोई और एक पर्सन जाएगा, मतलब 2 लोग एटलीस्ट जाएंगे अगर मेडिकल ट्रीटमेंट करना है. ठीक है, तो अगर कोई पर्सन उसके साथ जाएगा एज एन अटेंडेंट या उसका केयर टेकर, तो वो केस में वो पर्सन के लिए भी एडिशनल $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर अलाउ किया जाएगा. ठीक है, कि मतलब जो पर्सन अब्रॉड जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए, उसके साथ में जो पर्सन जा रहा है उसे भी $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अलाउ किया जाएगा. इसका मतलब क्या है कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो तो सपोज पर्सन ए जा रहा है तो उसको $250,000, ओके, और बी जो उसके साथ अगर अटेंडेंट जा रहा है उसको भी $250,000 अलाउ किया जाएगा. मतलब टोटल $5,00,000 अगर 2 जन जा रहे हैं तो अलाउ किया जाएगा इन 1 फाइनेंशियल ईयर फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट टेकन अब्रॉड. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अगर, और ये किसके अंडर आता है स्टूडेंट्स, ये ट्रांजैक्शन आता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन. हम ये टाइप्स किस चीज़ में देख रहे हैं कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिमिट में कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं. तो अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो अब्रॉड में तो वो भी आता है अपना करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, स्टडीज अब्रॉड. अगर आपको अब्रॉड में स्टडी करने जाना है तो आफ्टर हैविंग ऑप्टेड एडमिशन इन ओवरसीज यूनिवर्सिटी, foreign exchange beyond $250,000 may be released if it is required by university where admission is secured, subject to suitable documentary evidence submitted by individual to the satisfaction of authorized dealer bank. मतलब अगर आपको फॉरेन में स्टडी करने जाना है और अगर $250,000 तक का तो अलाउड ही है ना, उसके ऊपर अगर चाहिए तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए. किससे? यूनिवर्सिटी से. तो अगर यूनिवर्सिटी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मतलब अगर यूनिवर्सिटी ने कुछ पेपर दिया या कुछ ऐसा दिया कि आपको इतना इतना फीस आया, मोर देन $250,000 भरना पड़ेगा, तो अगर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलता है तो अलाउ किया जाएगा. वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसे देना है? ऑथोराइज्ड डीलर बैंक को. फिर नेक्स्ट है फॉरेन बैंक गारंटीज टुवर्ड्स एजुकेशनल पर्पसेस इन फेवर ऑफ ओवरसीज यूनिवर्सिटी एंड एंटिटीज आर नॉट परमिटेड. ठीक है, तो जब अगर आप स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहे हो तो फॉरेन बैंक गारंटी अगर देती है तो वो अलाउड नहीं की जाएगी, क्योंकि अगर जब तक यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं देती ना तब तक इसके ऊपर का लिमिट दिया अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे आप फॉरेन बैंक गारंटी क्यों ना दो. ठीक है, फिर नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ फेमा, स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडीज आर कंसिडर्ड एज NRI
तो फेमा एक्ट के अंडर ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अब्रॉड स्टडी करने के लिए जा रहे हैं उनको क्या कंसिडर करेंगे हम, NRI। द एग्जिस्टिंग रेसिडेंट अकाउंट्स नीड टू बी डेजिग्नेटेड एज NRO। तो उनके जो एग्जिस्टिंग रेसिडेंट अकाउंट है ना अभी इंडिया में, उनको क्या डेजिग्नेट करना पड़ेगा, NRO। वो स्टूडेंट्स को क्या हम कंसिडर करेंगे, NRI, और अकाउंट NRO। इन विच द केस कैन मेक यूज़ ऑफ रेमिटेंस फैसिलिटीज़ अवेलेबल एज NRI। तो वो केस में वो जो अकाउंट की फैसिलिटी यूज़ करेंगे वो कौन से अकाउंट की यूज़ करेंगे, NRI वाले अकाउंट की। दे कैन रेमिट अप टू $1 million फ्रॉम देयर NRO अकाउंट्स पर फाइनेंशियल ईयर प्रोवाइडेड द क्रेडिट्स इन द NRO आर लेजिटिमेट ड्यू इन इंडिया टू द ऑस्ट्राइल रेसिडेंट। इसका मीनिंग समझिए स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इंडिया से बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने ओवरसीज़, ठीक है, उनको क्या कंसिडर करेंगे, NRI। और उनके अकाउंट को क्या कंसिडर करेंगे, उनका भी करंटली जो इंडिया में अकाउंट है, डोमेस्टिक अकाउंट, रुपी अकाउंट, उसको NRO कंसिडर करेंगे। और वो अकाउंट को एज एन NRI अकाउंट ट्रीट करके वहाँ से ट्रांजैक्शंस करेंगे। और वो जो बच्चे जिनका हमने अभी NRO अकाउंट क्रिएट किया है, वहाँ से वो NRO अकाउंट से अप्रॉक्सीमेटली $1 million पर फाइनेंशियल ईयर वो रेमिट कर सकते हैं। सिर्फ वो लेजिटिमेट NRI ड्यू होनी चाहिए, वो लेजिटिमेट होनी चाहिए, वो करेक्ट, ऑथोराइज, ऑथेंटिक, लेजिटिमेट सोर्स से आने चाहिए वो पैसे, तो ही वो रेमिट कर सकते हैं $1 million पर फाइनेंशियल ईयर तक। कहाँ से, NRO अकाउंट से, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट अप टू क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ऐसे केस में मतलब अगर आप अब्रॉड में स्टडी के लिए जा रहे हो तो ये ट्रांजैक्शंस भी आते हैं करंट अकाउंट केस के ट्रांजैक्शंस के अंदर। और इसमें 2,50,000 के ऊपर के अगर आपको पैसे लगेंगे तो जो यूनिवर्सिटी है उसका आपको क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। फॉरेन बैंक गारंटी अलाउड नहीं की जाएगी, कंपलसरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए यूनिवर्सिटी का, तो ही $2,50,000 के ऊपर का फ़ी या स्टडी अब्रॉड के लिए खर्चा लेके जा सकते हो। और एक बार अगर कोई स्टूडेंट बाहर जा रहा है तो उसका नॉर्मल डोमेस्टिक रुपी अकाउंट जो है, जो उसका रुपी अकाउंट है, वो किस में कन्वर्ट किया जाएगा, NRO अकाउंट में। और वो स्टूडेंट क्या कंसिडर किया जाएगा, NRI, ठीक है। और वो अपने NRO अकाउंट से कितना पैसा रेमिट कर सकता है, $1 million, ठीक है। कितना पैसा रेमिट कर सकता है वो अपने अकाउंट से, सॉरी, वो स्टूडेंट जो NRO जिसका अकाउंट अभी क्रिएट हुआ क्योंकि वो इंडिया से बाहर गया, वो क्या कंसिडर करेंगे उसको, NRI। वो अपने NRO अकाउंट से $1 million तक का पैसा बाहर भेज सकता है पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और ये सभी चीज़ें किसके अंडर आती है स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अभी ठीक से क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे जो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है ना स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं ताकि अभी नए नेक्स्ट टॉपिक पे जाए, ठीक है। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में कौन से ट्रांजैक्शंस आते हैं, प्राइवेट विजिट्स टू अदर कंट्रीज अदर देन नेपाल एंड भूटान, और उसके अंदर क्या क्या आपको लिमिट्स है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे आप प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, अगर आपको गिफ्ट देना है पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया तो उसकी वो आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अगर आपको ऐसे पर्सन जो कि इंडिया के बाहर रह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया के बाहर है, उसको डोनेशन देना है तो वो भी करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन में आती है। फिर इमिग्रेशन करना है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है तो वो के भी करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन में आते हैं। फिर गोइंग अब्रॉड, एम्प्लॉयमेंट के लिए, अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए आप अब्रॉड जा रहे हो तो भी करंट अकाउंट में आता है। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, वो भी करंट अकाउंट में आता है। परचेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट फॉर पर्सनल पर्पज, नॉट फॉर कमर्शियल, ठीक है, तो वो भी आता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर। फिर नेक्स्ट है बिजनेस ट्रिप्स, ठीक है, जो कि बिजनेस के लिए है, कॉन्फ्रेंस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, वो भी किसके अंडर आता है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंडर। और अगर कंपनी डेपुटेशन पे भेज रही है खुद के खर्चे पे, ठीक है, तो वो LRS का उसको लिमिट पालने की जरूरत नहीं है, जो 2,50,000 का लिमिट है, ठीक है, वो केस के अंडर वो कितना भी लिमिट के अंडर परमिट कर सकता है। फिर नेक्स्ट कौन सा था, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के केस में आप जा रहे हो तो वो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंडर आता है। फिर उसके बाद अगर आप अब्रॉड में स्टडी के लिए जा रहे हो तो भी कितना लिमिट है, वो भी आता है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट ये 10 चीज़ें आती है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंडर, जो कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर हम एज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कंसिडर करते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। यहाँ से बहुत ही आसान और बहुत ही स्कोरिंग न्यूमेरिकल अगर पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हो, इसीलिए आई वुड सजेस्ट आप ये थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि अगर आता है तो
आपको फ्रीली मार्क्स मिलेंगे, मतलब फ्री के मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपको फॉर्मूला दिमाग याद रखने की जरूरत नहीं। देखिए टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। देखिए Finance Act 2020 has a new insertion of Income Tax Act at tax collected at source at 5% on foreign remittance LRS with effect from 1st of October 2020। तो फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर जो इनकम टैक्स एक्ट आया नया वाला, उसके अंदर जो भी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS, ठीक है, ठीक है, TCS के अंडर जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है, जो तो वो जो TCS का लिमिट था ना स्टूडेंट्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, वो कितना है 5% कंसिडर किया गया, ठीक है। मतलब आप जितने भी पैसे रेमिट कर रहे हो ना, उस पे आप 5% टैक्स पे करोगे। कितना टैक्स पे करोगे? 5% विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of October 2020, ठीक है। तो 5% आप टैक्स भरोगे रेमिटेंस के ऊपर 1 अक्टूबर 2020 से जितने भी नेक्स्ट आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। लेकिन उसमें भी फिर लिमिट है। देखो लिमिट क्या है, threshold for TCS is 7 lakh for an entire financial year। TCS is applicable only on the remittances that exceeds annual cap of 7 lakh। तो पूरे एनुअल फाइनेंशियल ईयर में, टोटल ईयर में अगर आप ₹7 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हो तो 7 लाख के ऊपर वाले अमाउंट के लिए आपको 5% TCS टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। 7 लाख तक का अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो केस में आपको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा है स्टूडेंट्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या कॉन्सेप्ट है कि 1 अक्टूबर 2020 से ये आया, लागू हुआ, उसके बाद से आप टैक्स भरोगे। 7 लाख के ऊपर अगर आपका एनुअल ट्रांजैक्शन जाता है तो 7 लाख के बाद में जितनी अमाउंट बचती है ना ऊपर वाली, उस पर आप 5% टैक्स भरोगे, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज एक एग्जांपल समझिए, अगर आपने पूरे ईयर में 10 लाख का रेमिटेंस किया तो आपका टैक्स कितने पे लगेगा? क्या आपका 10 लाख पे टैक्स लगेगा? नहीं। क्यों? आपको एग्जेम्पशन कितने का है? 7 लाख का एग्जेम्पशन है ना, तो आप तो 10 लाख में से आप 7 लाख माइनस करोगे, क्योंकि 7 लाख तक का एग्जेम्पशन है, तो बचता कितना है? 3 लाख, ठीक है। तो अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपने 10 लाख तक का अगर लिबरलाइज रेमिटेंस के स्कीम के अंडर रेमिटेंस किया है तो 7 लाख माइनस करने के बाद 3 लाख का जो अमाउंट है उस पर आप कितना टैक्स भरोगे? 5%। जो भी कैलकुलेशन करके आंसर आएगा दैट विल बी योर TCS, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी और पैन और आधार कार्ड TCS इज 10%। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रेमिटेंस कर रहे हो ना, अगर आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है तो आपको कंपलसरी 5% नहीं 10% टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। आपको 10% टैक्स भरना पड़ेगा, ओके। तो अगर आधार कार्ड पैन कार्ड है तो 5% भरने का, और अगर आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है तो डबल टैक्स भरना है, ठीक है। नेक्स्ट है TCS इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग ट्रांसफर फ्रॉम डोमेस्टिक रूपी अकाउंट टू NRO अकाउंट अंडर LRS, ठीक है। तो बेसिकली TCS कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? अगर आप डोमेस्टिक रूपी अकाउंट से NRO अकाउंट में भी पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो वो केस में भी TCS भरना पड़ेगा। मतलब देखो कितना आपको टैक्स भरना पड़ रहा है ना रेमिटेंस पे, ठीक है। ये भरना तो ज़रूरी है, राइट। तो देखते हैं और कौन सी केसेस है जिसमें हमें टैक्स भरना है। रेमिटेंसेस अंडर LRS टूवर्ड्स स्टडीज अब्रॉड वेयर सोर्सेस ऑफ फंड्स इज एजुकेशनल लोन 0.5% विल बी द TCS एप्लीकेबल ओवर अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 7 लाख रुपीज़। मतलब अगर आप फॉरेन में स्टडी के लिए जा रहे हो और उसके लिए अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो वो केस में जो 7 लाख के लिमिट के ऊपर का जो अमाउंट है उस पर आप 5% नहीं भरोगे, ठीक है। वेरी बिग और गुड न्यूज़ है, ठीक है। 5% टैक्स नहीं भरोगे तो कितना भरोगे? 0.5। मतलब सिर्फ आप 5% का 10% है ना 0.5, ठीक है। तो आप 0.5% ही भरोगे, ठीक है। ऐसा क्यों? देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। देखो अगर सपोज कोई पर्सन बाहर जा रहा है अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए, पता चला उसने लोन लिया, वो गया, उसका पढ़ाई हुआ और बाद में उसको ठीक से जैसा वहाँ पे जॉब लगना चाहिए था, जैसे जिस होप से वो गया था
कि मैं एजुकेशन वहाँ पे लेके अच्छे से सेटल होऊंगा, वैसा उसको जॉब नहीं मिला, वहाँ वो अच्छा अपना करियर में सेटल नहीं हुआ और वो बहुत गरीब की ज़िंदगी अगर वहाँ जी रहा है या वापस आके जी रहा है, तो वो केस में क्या होगा, जब बैंक उसके पास पैसा रिकवर करने जाएगी, ठीक है, जब देखेगी तो ऑलरेडी वो पर्सन ने लोन लेके उसका अगर कुछ अर्निंग ही नहीं है, ठीक है, तो वो कहाँ से भरेगा ना 5% टैक्स। इसीलिए वो एजुकेशन लोन के लिए उन्होंने 0.5% TCS बोला है। मतलब 7 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट तो सब जगह सेम ही है, 7 लाख तक का उसको एग्जेम्पशन है, उसके ऊपर जितना भी लोन वो लेता है उसके ऊपर वो कितना टैक्स भरेगा, 0.5%। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ठीक है, तो टैक्स कलेक्टेड सोर्स क्या कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2020 में आया था, इनकम टैक्स एक्ट का जो अमेंडमेंट आया था उसके अंडर आपको रेमिटेंसेस पे जो कि 7 लाख के ऊपर रेमिटेंस है पर फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख के ऊपर जितने भी आप रेमिटेंस करते हो वो पूरे ऊपर के पैसे पे आप 5% टैक्स भरोगे एज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और अगर आपके पास आधार पैन कार्ड नहीं है तो 10% भरोगे। उसके बाद में अगर आप डोमेस्टिक रुपया अकाउंट से एनआरओ अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो भी आप टैक्स भरोगे 5%। अगर आप एजुकेशनल लोन लेते हो तो 7 लाख के ऊपर का जो नॉर्मल 7 लाख तो फिक्स है, वो तो फिक्स आप दिमाग में रख ही लो। अगर एजुकेशन लोन लेते हो तो 0.5% आप TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स भरोगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अभी ठीक से समझ में आया स्टूडेंट्स। अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस कुछ आपको सम्स दिए हैं, बस कुछ ऐसे केसेस दिए हैं जिसको यूज़ करके आपको कैलकुलेट करना है कि वो पर्सन को कस्टमर को कितना टैक्स भरना है। ठीक है, ये आप खुद से भी कर सकते हो, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है, ताकि आप आगे के खुद से कर सको। तो इसके रिगार्डिंग सम देखते हैं। गिवन बिलो आर सम एग्जाम्पल्स फॉर लेवी कैलकुलेशन फॉर TCS। जैसे कि एक कस्टमर है, कस्टमर ए, उसने अलग अलग टाइम पे कुछ रेमिटेंसेस किए हैं। ही मेक्स अ रेमिटेंस ऑफ 6,50,000 रुपीज़ ऑन April 4, 2020। ठीक है, तो उसने 6 लाख 6.5 लाख रुपीज़ का उसने रेमिटेंस किया था, तो इसके ऊपर टैक्स नहीं डिडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अपना लिमिट कितने का है, 7 लाख का फॉर वन पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, पूरे साल के लिए अपना लिमिट है। नेक्स्ट उसने क्या किया, ही हैज़ मेड रेमिटेंस ऑफ ₹9,50,000, मतलब 9.5 लाख रुपीज़ का उसने रेमिटेंस किया 5 मई को। ठीक है, 4 अप्रैल के बाद। तो इसके ऊपर उसको टैक्स लगेगा क्या? अभी देखिए क्या बोला था, पूरे ईयर में 7 लाख के ऊपर का जो भी अमाउंट है उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, पहला उसने कितना किया था, 6.5 लाख किया था, 6,50,000 रुपीज़। सेकेंड कितना किया था, 9,50,000 रुपीज़ का। तो अगर आप दोनों का एडिशन करोगे ना तो कितना होता है, 16 लाख। कितना होता है, 16 लाख। तो 16 लाख से आप 7 लाख का, तो अगर 16 लाख से आप 7 लाख का लिमिट माइनस करते हो तो कितना बचता है स्टूडेंट्स, 9 लाख। ठीक है, तो इसीलिए ये केस में आप 9 लाख रुपए पे 5% के हिसाब से टैक्स भरोगे। क्यों? ये जो कस्टमर ए है वो 9 लाख रुपए पे 5% टैक्स भरेगा। कैसे 9 लाख? क्योंकि पहले का 6.5 लाख उस पर वो आउटसाइड था एग्जेम्पशन के, फिर 9.5 लाख, फिर ये दोनों का एडिशन किया तो 16 लाख। 16 लाख में से 7 लाख सब्ट्रैक्ट किया जो कि एग्जेम्पशन था, तो बचा कितना, 9 लाख। तो 9 लाख पे 5% टैक्स भरेगा। फिर नेक्स्ट है 10 दिसंबर 2020 को उसने 40,000 का रेमिटेंस किया। अभी देखिए ये स्टार्टिंग के 2 ट्रांजैक्शन का एडिशन करके ऑलरेडी टैक्स वहाँ पे भर चुका है यहाँ पे। तो अभी जो 40,000 वाला है ना उसका अलग से होगा, क्योंकि ये ईयर के लिए उसका 7 लाख का एग्जेम्पशन यूज़ हो चुका है, उसके ऊपर उसने यहाँ पे ऑलरेडी 9 लाख पे 5% टैक्स भरा है। तो अभी ये जो 40,000 उसने एक रेमिटेंस किया ना उस पर वो अलग से 40,000 पे कितना भरेगा टैक्स, 5%। ठीक है, क्यों 40,000 पे 5% भरेगा? आप बोलोगे अरे 40,000 तो 7 लाख के ऊपर का नहीं, आपको इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन नहीं लेना है स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, पूरे वो एक ईयर में कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सभी को ऐड करके आपको ओवरऑल पे टैक्स भरना है। तो अभी ये जो सेकेंड वाला ट्रांजैक्शन हुआ था ना, तो वहाँ पे पहले दोनों का एडिशन करके ही 7 लाख का एक्सीड हो गया था लिमिट। तो कितना एक्सीड होता, 9 लाख।
तो 9 लाख पे ऑलरेडी 5% टैक्स यहाँ पे भर चुका है, तो फिर से अभी इसको नहीं दोहराएंगे। लेकिन ये जो 40,000 का ट्रांजैक्शन हो रहा है ये 7 लाख के लिमिट को ऑलरेडी इधर ही एक्सीड कर चुका है ना, तो ये 40,000 के ट्रांजैक्शन पे आप 5% से टैक्स भरोगे, क्योंकि ऑलरेडी रेमिटर हैज़ क्रॉस ₹7 लाख, ठीक है, अर्लियर। ओके, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, कस्टमर बी, ठीक है, मेक्स रेमिटेंस ऑफ 20 लाख इन सेम फाइनेंशियल ईयर डेट April 30। देखो ये दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा कस्टमर है जो 20 लाख का रेमिटेंस करता है। तो बताइए स्टूडेंट्स एग्जेम्पशन कितने का है, 7 लाख का। तो 20 लाख में से आप 7 लाख सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, 20 लाख में से आप 7 लाख सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, 13 लाख, ठीक है, 13 लाख। तो 13 लाख पे वो 5% टैक्स भरेगा। ये समझा कैसे, क्योंकि 20 लाख में से 7 लाख का एग्जेम्पशन सब्ट्रैक्ट किया तो 13 लाख बचता है, उस पर वो 5% टैक्स भरेगा। फिर नेक्स्ट है कस्टमर सी, तीसरा एग्जाम्पल देखो, कस्टमर सी रेमिटेंस करता है 10 लाख रुपए का फॉर परस्यूइंग एजुकेशन लोन ऑब्टेन फॉर एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या यहाँ पे किस लिए का रेमिटेंस कर, एजुकेशन लोन। हमने पहले ही देखा था जब एजुकेशनल की लोन के लिए आप कर रहे हो तो आप कितना टैक्स भरोगे स्टूडेंट्स, 0.5%। आप 5% नहीं भरोगे, आप 0.5% टैक्स भरोगे। लेकिन एग्जाम्पशन कहाँ तक का है, 7 लाख तक का। तो 10 लाख रुपए उसने टोटल एजुकेशन लोन के लिए लिया, उसमें से 7 लाख एग्जेम्पशन सब्ट्रैक्ट किया, तो 10 - 7 कितना बचा, 3 लाख। तो 3 लाख पे वो 0.5% से टैक्स भरेगा, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट TCS is applicable only on remittances under LRS scheme and remittance other than LRS such as remittance by non-individual, remittance for payment of import of goods and services are not subject to TCS provisions, ठीक है। तो ये समझा यहाँ तक स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक आपको अच्छे से समझा होगा कि TCS होता क्या है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। बस इतने ही पॉइंट्स याद रखो कि 5% कैलकुलेट करना है 7 लाख के ऊपर वाले सभी ट्रांजैक्शंस पे, और सिर्फ एजुकेशनल लोन पे 0.5% लगेगा। अगर आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है तो 10% लगेगा, ठीक है। और ये 7 लाख का लिमिट किस चीज़ के लिए, पूरे साल भर के ट्रांजैक्शंस के लिए। तो अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं तो सभी ट्रांजैक्शन में से आप 7 लाख सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो भी अमाउंट आता है वो रहेगा आपका TCS, ठीक है।